नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बायो अमन और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओइडोगोनिया एल्गी के बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिटाट, थैलस स्ट्रक्चर और उसका रिप्रोडक्शन, सब कुछ अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम एल्गी के बारे में। इसके पहले हमने वॉलवॉक्स को पढ़ा, क्लेमाइडोमोनास को पढ़ा, फिर जो है नोस्टॉक को पढ़ा हमने। ठीक है, तो हमने सारा कुछ धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। उनके सभी के लाइफ साइकिल के बारे में हमने देखा और उसके जो है हमने रिप्रोडक्शन को देखा, उसके थैलस स्ट्रक्चर को देखा। यानी कि हम ओवरऑल सब कुछ देखते हुए अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। और सबसे खुशी की बात बताऊँ आप लोगों को, इस चैनल के अंदर अभी तक ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा। 3 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, 3 घंटे का, है ना। 4000 घंटे हम लोग को चाहिए होता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैसे आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, सब हो जाएगा। ठीक है, अगर ओइडोगोनिया की बात की जाए, ओइडोगोनियम की, तो ओइडोगोनियम एक जो है एल्गी, ये कैसी है, फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है। और ओइडोगोनियम एक आपकी ग्रीन एल्गी है। ठीक है, कैसी है, तो फ्री लिविंग ग्रीन एल्गी होती है। ओइडोगोनियम के पास फिलामेंट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये फिलामेंटस होती है। और इसके पास एक सेल नहीं रहती हैं, इसके पास ढेर सारी सेल रहती हैं, इसलिए इसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि भैया जब आप इनका रिप्रोडक्शन बताते हैं, ठीक है, जब आप इनका रिप्रोडक्शन बताते हैं तो वहाँ पर आप जो डिवीज़न बताते हैं सेल का, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, मेरे को पता था कि ये डिवीज़न कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, सेल में 2 डिवीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक है माइटोसिस डिवीज़न और दूसरा है मियोसिस डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, तो इन माइटोसिस मियोसिस में क्या होता है उसको डिटेल से आप अच्छे तरीके से उसको समझ जाएं, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दिया हूं, जो कि इसी चैनल पर वीडियो नंबर 3 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, इसी चैनल पर। ठीक है, यदि आप जाएंगे चैनल पर चेक करेंगे तो इसी चैनल पर आपको वीडियो ये वाला मिल जाएगा, डिवीज़न वाला, सेल डिवीज़न। देखिए मैं आपको अभी दिखा रहा, आप सर्च करें बायोमन। बायोमन के कई चैनल्स हैं, तो आप मेनली अपने बायोलॉजी वाले चैनल पर आ गए हैं। ये देखिए मैंने आपको 11 दिन पहले का वीडियो पड़ा हुआ है। दूसरा वीडियो ये सेल डिवीज़न, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से बताया है। आप जा करके वहाँ पर अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। आपको सारे डाउट्स आपके पास जितने भी हैं वो सारे आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखें माइटोसिस डिवीज़न किसको बोलते हैं, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं, जो जिसमें समसूत्री विभाजन हिंदी से बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इससे केवल 2 संतानों का निर्माण होता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का, और इससे 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम में अब हमारा पॉइंट आएगा, आगे पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। इसके अक्रेंस में हम सिस्टमैटिक पोजीशन को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्लास को देखेंगे कि इसको किस क्लास में रखा गया है। एक वीडियो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें एल्गी को क्लासिफाइड किया गया है 11 क्लासेस के अंदर। ठीक है,
फ्रिस नाम के फ्रांसिस्को फ्रिस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एल्गी को क्लासिफाइड किया था। उस पर एक आपको वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो किस क्लास का है ये? ग्रीन एल्गी होता है, इसलिए ये किस क्लास का है? तो ये है क्लोरोफाइसी, ठीक है। इसकी क्लास कौन सी है? तो वो है क्लोरोफाइसी। किस क्लास का सदस्य होता है आपका? ओइडोगोनियम क्लोरोफाइसी क्लास का। इसका डिवीजन क्या है? डिवीजन है इसका थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा। ऑर्डर, तो ऑर्डर है, एल्स लगा देते हैं, मैंने बताया था ना। तो क्या लगाओगे? उइडोगोनिया, उइडोगोनिएल्स, उइडोगोनिएल्स। ऑर्डर में याद रखना, ऑर्डर में हमेशा एल्स लगा देते हैं। तो उइडो में यम हटा, एल्स लग गया, ठीक है, उइडोगोनिएल्स। फिर इसके बाद अगर फैमिली देखा, फैमिली में एसी लगा देते हैं, तो उइडोगोनियोसी, ठीक है। क्या हुआ? उइडोगोनियसी, ठीक है। अगर जीनस में देखा, जीनस क्या होता है इसका? जीनस बिल्कुल सेम नाम, उइडोगोनियम, ठीक है। तो उइडोगोनियम क्या हुआ? इसका जीनस हुआ, ठीक है। फैमिली क्या हुई इसकी? फैमिली इसकी हुई आपकी उइडोगोनियसी। ऑर्डर क्या हुआ? उइडोगोनिएल्स, ठीक है। तो ये हुआ इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन को देखने के बाद हम देखेंगे इसका हैबिटाट, ठीक है। आखिर का जो उइडोगोनियम होता है ये कहाँ पर रहता है भाई, है ना। इसको देख लेते हैं ना, किधर रहता है ये, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन हो गया, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, है ना। कैसा लगा समझ के? नीचे जरूर बता देना मेरे को भाई, है ना, बता देना। नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा भाई तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, है ना। इसलिए जो भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दोनों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। हैबिटाट यानी कि वास स्थान। अब ये उइडोगोनिया भाई पाया कहाँ जाता है, ठीक है। ये अगर देखें, इसका हैबिटाट देखें तो फाउंड इन स्पेशली स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। कहाँ पर? स्टैग्नेंट, ये स्पेशली स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। और भी ये कई जगह पर पाया जाता है, जैसे पॉन्ड्स में, लेक में, पूल्स में, ठीक है। ठीक है, यानी कि इसका हैबिटाट देखें तो फाउंड इन स्पेशली स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, है ना। यानी कि स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर मतलब स्थिर स्वच्छ जल में पाया जाता है उइडोगोनियम। एंड ऑल्सो फाउंड इन, ठीक है, ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में तो पाया ही जाएगा, ठीक है। और भी ये ऑल्सो फाउंड इन लाइक पॉन्ड्स, है ना, लेक्स एंड पूल्स ईटीसी, है ना। और यहाँ पर भी ये पाया जाता है, ठीक है। ये हुआ इसका हैबिटाट। हैबिटाट में देखें तो इसको फ्रेश वाटर में इसकी डिस्कवरी हुई थी। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द फ्रेश वाटर, है ना। यानी कि उइडोगोनियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, कहाँ पर? पोलैंड में। कहाँ पर दोस्तों? पोलैंड में 86 में, ठीक है, 1860 में, सॉरी 86 बोल दिया। पोलैंड में फ्रेश वाटर में 1860 ईस्वी में खोज हुई थी इसकी पहली बार। उसको किसने किया था? जो है 1860 बाई डब्लू हेल्से एंड डब्लू हेल्से ने इसकी खोज की थी। और लेटर बाद में इसका नेम रखा, बाद में, एंड लेटर नेम्ड बाई अ जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन वैज्ञानिक आते हैं, साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट के ई
हिरन ने इसका नाम रखा क्या? उइडोगोनियम। ठीक है, तो देखा जाए उइडोगोनियम की फर्स्ट डिस्कवरी कहाँ पर हुई, तो वो हुई पोलैंड में। कहाँ पर? पोलैंड में 1860 में। ठीक है, 1860 में पोलैंड के एक फ्रेश वाटर में इसको खोजा गया। किसने खोजा? डब्ल्यू हिस्ले ने खोजा इसको। ठीक है, कौन? जो डब्ल्यू हिस्ले ने उइडोगोनियम की खोज की, और लेटर और बाद में इसका नामकरण किसने किया? के.ई. हिरन ने। ठीक है, चलिए, है ना, ये मत बोल देना हिरन ने खोज दिया। ठीक है, इसकी खास बात होती है उइडोगोनियम की कि ये वर्ल्ड वाइड, है ना, कैसे? वर्ल्ड वाइड इसकी 400 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, 400 स्पीसीज आर फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ठीक है, और इसमें सबसे खास बात होती है कि इसकी 200 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, खास बात किसकी? 200 स्पीसीज लगभग भारत में पाई जाती है। 400 स्पीसीज बिल्कुल, ये वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे जो है वर्ल्ड में, पूरे संसार में इसकी 400 स्पीसीज पाई जाती है लगभग, और 200 स्पीसीज भारत में पाई जाती है। ठीक है, ये था। अब इसका थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, मिटा दें इसको हम। चलिए, अब हम बात करेंगे इसके थैलस स्ट्रक्चर की, उइडोगोनिया के। थैलस स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें पता है कि उइडोगोनिया मल्टी सेलुलर होता है ना, फिलामेंटस होता है, इस पर फिलामेंट पाए जाते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होता है। इसमें कोई ब्रांच नहीं होती है, तो ये क्या होता है? ये अनब्रांच्ड होता है और यूनिसेरिएट होता है ना। ये क्या होता है? यूनिसेरिएट होता है, एक ही रो में क्या होता है? ये व्यवस्थित होता है। ठीक है, यूनिसेरिएट होता है। और इसके अगर सेल की देखी जाए, सेल, तो सेल इसकी यूनी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, यानी कि इसकी कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और हैप्लॉइड होती है, एंड इसकी सेल प्रोकैरियोट नेचर की नहीं होती है, ये यूकैरियोटिक नेचर की सेल होती है। कौन सी? तो ये यूकैरियोटिक नेचर की सेल होती है। तो यहाँ पर क्या देखिए, इसकी सेल कैसी है? यूनिन्यूक्लिएट है, हैप्लॉइड है, और इसका नेचर कैसा है? ये यूकैरियोटिक नेचर की ये सेल होती है। ठीक है, अब इसकी यदि खास बात देखें तो इसकी जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? इसकी सेल वॉल, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, इसकी सेल वॉल जो है बनी होती है, सेल वॉल मेड अप 3 लेयर। ठीक है, 3 लेयर से इसकी सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि इसकी सेल वॉल में 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर कौन सी होती है? देखिए, पहली हुई आपकी आउटर लेयर, फिर दूसरी हुई आपकी मिडिल लेयर, फिर तीसरी हुई आपकी इनर मोस्ट लेयर। जो लेयर सबसे अंदर थी उसको हमने बोला इनर मोस्ट लेयर, अंदर वाली लेयर। ठीक है, देखिए, ये हुई इनर मोस्ट लेयर, इसके बाद ये हुई आपकी मिडिल लेयर, फिर ये हुई आपकी आउटर लेयर। ठीक है, इसी तरह एक जो है सेल बन गई। अब ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, तो अगर हम इसकी देखें कि जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, तो आउटर लेयर काइटिन की बनी होती है। आउटर लेयर किसकी बनी होती है? आउटर लेयर काइटिन की बनी होती है। और जो इसकी मिडिल लेयर होती है, ठीक है, क्या होती है? जो इसकी मिडिल लेयर होती है वो पेक्टिन और पेक्टोज की बनी होती है। किसकी? पेक्टिन एंड पेक्टोज की बनी होती है।
कौन सी लेयर? मिडिल लेयर। और जो इनर लेयर होती है, ये अंदर वाली लेयर, वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो ये थी इसकी सेल वॉल की इसकी लेयर। अगर इसमें फिलामेंट देखें, इसका फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंटस टाइप का होता है, इसका फिलामेंट देखें तो फिलामेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसको तो अच्छे से देखना है। मिटा दें इसको, देखिए अभी सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका फिलामेंट देखते हैं पहले। देखिए फिलामेंट को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, फिलामेंट को 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3, ठीक है, फिलामेंट है ये। फिलामेंट मेड ऑफ 3 लेयर। कौन कौन सी? फिलामेंट, यहीं पे लिख लेना, फिलामेंट मेड अप 3 लेयर। फिलामेंट की जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिकल सेल। कौन सी सेल? एपिकल सेल। जो दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर कैलरी सेल। क्या बोलते हैं? इनर कैलरी सेल। और जो तीसरी सेल होती है इसको होल्ड फास्ट सेल के नाम से जानते हैं, और इसको बेसल सेल और होल्ड फास्ट सेल के नाम से जानते हैं। तो फाइनली इसका जो फिलामेंट होता है, क्या होता है? जो इसका फिलामेंट होता है उस 3 भागों में बटा होता है, ठीक है, एपिकल सेल, इनर कैलरी सेल और बेसल सेल और होल्ड फास्ट सेल, ठीक है। समझ रहे हैं? बताइए। बिल्कुल सिंपल है सच में। फिलामेंट मेड ऑफ 3 लेयर। अब देखिए जो एपिकल सेल होती है, एपिकल सेल ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है? तो एपिकल सेल ग्रीन कलर की होती है, हरी कलर की होती है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो राउंडेड शेप का होता है, ठीक है। कैसी शेप का? तो वो राउंडेड शेप का होता है। और ये टॉप मोस्ट सेल ऑफ फिलामेंट्स। जो एपिकल सेल होती है वो टॉप पे रहती है, ऊपर, सबसे ऊपर वाली सेल जो होती है वो एपिकल सेल होती है, ठीक है, टॉप मोस्ट सेल ऑफ द फिलामेंट। कौन सी? एपिकल सेल। इसके बाद अगर इंटर कैलरी सेल की देखें तो ये इंटर कैलरी सेल फाउंड इन बिटवीन 2 सेल, फाउंड बिटवीन 2 सेल, यानी कि बेसल सेल और होल्ड फास्ट सेल के बीच में जो सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं इनर कैलरी सेल, ठीक है। बताइए, बीच में ही तो पाई गई ना इनर कैलरी सेल, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है। ये इंटर कैलरी सेल होती है, ठीक है, फाउंड इन कैप सेल और एपिकल कैप। याद रखना, कैप सेल अथवा एपिकल कैप, एपिकल सेल अलग है, एपिकल कैप अलग है, ठीक है, ये याद रहे। अब देखिए जो बेसल सेल होती है जिसको होल्ड फास्ट सेल के नाम से जानते हैं, कौन सी? बेसल सेल, होल्ड फास्ट सेल, ये सबसे नीचे पाई जाती है, यानी कि सबसे लोअर सेल होती है, ठीक है। ये लोअर मोस्ट सेल होती है और ये कलर लेस होती है। क्या होती है? लोअर मोस्ट सेल होती है, कलर लेस होती है, ठीक है। और ये सरफेस पर फिक्स होती है, फिक्स टू सरफेस,
ठीक है, जो सतह होता है, जैसे ये सतह है तो सतह पर ये फिक्स होगी। फिक्स होने वाली सेल कौन सी होती है, तो वो नीचे वाली सेल होगी होल्ड फास्ट सेल। कौन सी, होल्ड फास्ट सेल, याद रखिएगा। ठीक है, अभी डिटेल में चित्र भी बनाएंगे। ठीक है, और इसको एक चीज और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें उइडोगोनियम में इसको एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज हेप्टेरॉन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हेप्टेरॉन। अब ये जब सरफेस से जुड़ेगी ना, जुड़ती है, तो वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है। हेप्टेरॉन जो होता है वो एक, हेप्टेरॉन यानी कि होल्ड फास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है। किसका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है। अभी देखिए, अब मैं आपको सीधे इमेज दिखाता हूँ। इमेज दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। आप लोग इसको मिटा दीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, यहीं पर मैं इमेज बनाता हूँ। ठीक है, चलिए। ये देखिए, अब हमें जो ऊपर वाली सेल देखने को मिली, ये यहाँ पर, ये हैं एपिकल सेल। कौन सी, एपिकल सेल। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो सेल हैं उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला इनर कैलरी सेल। ठीक है, या फिर इनको हमने बोला कैप सेल। क्या बोला, इनर कैलरी सेल या कैप सेल। अब जो हमको ये नीचे वाली सेल दिखी है ना, ये जो सरफेस से फिक्स रहती है ना, ये सरफेस है, सरफेस जो फिक्स रहती है, इस सेल को हम बोलते हैं क्या, होल्ड फास्ट सेल। होल्ड फास्ट सेल। ठीक है, एक चीज और, होल्ड फास्ट सेल में क्लोरोफिल अब्सेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, होल्ड फास्ट सेल में क्या होता है, तो वो क्लोरोफिल अब्सेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर इसकी एक सेल निकाल ली जाए, ये वाली सेल को मैं एक निकाल लूं और बाहर ले आऊं, फिर सेलुलर स्ट्रक्चर इसका देखो, तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटा दूं। यहां पर यदि मैं इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखूं, तो इसका देखिए सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये देखिए,
ये देखिए, ये हुआ आपका सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हमको देखने को मिला ये स्ट्रक्चर, जिसको हम जानते हैं न्यूक्लियस के नाम से। न्यूक्लियस, बाहर वाली सेल वॉल, कौन सी? न्यूक्लियस देखने को मिल गया, ठीक है। सेल वॉल देखने को मिल गया, सेल वॉल के अंदर जाओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको ये साइटोप्लाज्म देखने को मिल गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाद ये जो स्ट्रक्चर है हमको देखने को मिला यहाँ पर पायरिनॉइड्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले? पायरिनॉइड्स देखने को मिल गए। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? इन लार्ज सेल का ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल गया। तो यहाँ पर हमें क्लोरोप्लास्ट, हमको यहाँ पर ये देखिए क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल गया। ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल गया। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? क्लोरोप्लास्ट का हो गया, ठीक है। समझ आया? चलिए लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, मिटा देते हैं फिर इसको हम। अब हम बात करेंगे इसके सेल डिवीजन इसमें कैसे होता है ना। इसके अंदर सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। इसके जो सेल डिवीजन करने वाली जो सेल होती हैं वो मोस्टली इंटरकैलरी सेल होती हैं। कौन सी? तो वो सेल होती है मोस्टली इंटरकैलरी सेल। क्या करती हैं? सेल का डिवीजन करती हैं, ठीक है। सेल डिवीजन कैसा होता है? तो मोस्टली इनर कैलरी सेल का डिवीजन करती हैं, ठीक है। इसमें क्या करती हैं ये? इसमें न्यूक्लियस मूव फ्रॉम पेरिफेरल रीजन टू सेंट्रल रीजन। न्यूक्लियस को मूव करती हैं, कहाँ से? पेरिफेरल रीजन से सेंट्रल रीजन, बीच में न्यूक्लियस को बोलती हैं कि न्यूक्लियस तू जा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अपर पार्ट ऑफ सेल वॉल मेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल के ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या करता है? वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, ठीक है। जो फिर इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अंडरगोज, अब वो डिवीजन के लिए जाएगा, न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियस अब माइटोसिस डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, माइटोसिस डिवीजन करता है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स accumulating in between टू न्यूक्लियाई, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन यानी कि यहां पर ये न्यूक्लियस कैसा विभाजन करता है? समसूत्री विभाजन करता है। जैसे हम एक जो है सेल ले लेते हैं, मदर सेल, इंटरकैलरी सेल ले लेते हैं, ये देखिए ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा? जब इसमें डिवीजन होगा तो ये न्यूक्लियस कहाँ पर आएगा? सेंट्रल रीजन पे न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। कहाँ पर आया? सेंट्रल रीजन पे न्यूक्लियस आया। ये है मदर सेल, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ आया? सेंट्रल रीजन पे न्यूक्लियस आ गया, ठीक है।
अब जब न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन पे आया तो मैं इसमें बताएगा कि अपर पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल का जो अपर पार्ट है, ये ऊपरा वाला पार्ट है, वो क्या करता है, मेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ऊपर वाला पार्ट है देखना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लगता है। ये देखो, बीच में कर दो इसको, ठीक है। ये क्या करता है, अपर पार्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये सॉरी ठीक है, जो अपर पार्ट होता है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करने लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है वो डिवीजन करता है, कौन सा, माइटोसिस। जब न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन करेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस बड़ा होगा, ठीक है। न्यूक्लियस बड़ा होगा, लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर आपकी कुछ ऐसे दिखने लगेगी, ये देखिए। फिर न्यूक्लियस 2 हो गया, ये देखिए न्यूक्लियस कितने हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए। जब न्यूक्लियस 2 हुए, ऊपर वाला स्ट्रक्चर आया, तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, ऐसे आ रहा था, तो ऐसे ये घूम के ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये इसका निर्माण कर लिया, और बीच में सेप्टा माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गई। एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक जो ये ओल्ड कैप है ना, ओल्ड कैप से ये एक न्यू कैप का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ऐसे अंदर की तरफ जा धंस रहा ऐसे जुड़ा, ऐसे सीधा हो गया, तो एक ओल्ड न्यू कैप का ये निर्माण कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये धीरे धीरे माइक्रोट्यूब्यूल्स आने लगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स आने लगी जो है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके पास आने लगी, तो इसके बीच में एक दीवार बना दी, है ना, क्या बना दी, दीवार। फिर धीरे धीरे करके मेच्योर हो गया, सेकंड वाली स्टेज में क्या हो गया, सेप्टम बन गया। सेप्टम बनने के बाद एक सेल इधर, एक सेल इधर, ये देखिए न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया। डॉटर सेल का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, डॉटर सेल का, देखिए निर्माण कर दिया। ये है ना सिंपल। इस तरह से होता है ओइडोगोनिया में सेल डिवीजन, ठीक है। अब हम देखेंगे ओइडोगोनिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, रिप्रोडक्शन। तो देखिए ओइडोगोनियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होता है ना, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसमें बाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जू स्पोर के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 2 तरीके से होता है, एक होता है मैक्रेंड्रस टाइप का, एक होता है नेनेंड्रस टाइप का। दोनों को खतरनाक टाइप के हैं, ठीक है, दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ओइडोगोनियम रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, ठीक है। ओइडोगोनिया रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, दोनों तरीके से, सेक्सुअली और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो ओइडोगोनिया का रिप्रोडक्शन थोड़ा सा है ना समझने वाली, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। गला भी देखिए ख़राब हो रहा है, आवाज़ भी मेरी चेंज हो गई है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक्स आपको, जितना मैंने आपको समझाया, सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद दोस्तों।